Bismillahirrahmanirrahim. Listeners and viewers, you are receiving FM 100 Pakistan. It's me, Danish Mehdi, और आज हम प्रोफेसर डॉक्टर भीखाराम देवराजानी साहब के चैम्बर में मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर भीखाराम देवराजानी साहब के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कि साइंस के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और वो स्टूडेंट्स जो उस तक खुद एज अ प्रोफेसर परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान एंड पूरी दुनिया में। सो डॉक्टर साहब, एट द मोमेंट द डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज एट इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद ख़ान में होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन हम इसलिए भी करवाएंगे ताकि हमारी लर्निंग हो और हमें एक कॉन्फिडेंस मिले कि आप फॉर्मर वीसी भी हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप डीन ऑफ टोनी ब्यूजॉन एकेडमी लंदन के भी हैं। साथ साथ आपको एक एजाज़ भी है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप फ्री मैन ऑफ सिटी ऑफ लंदन भी हैं। सो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, लेकिन ज़ाहिर है कम वक्त में डॉक्टर साहब से बात करना ये हमारा हुनर है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दर्श भाई। सर, आपकी मोहब्बत है कि आज आपने साई लाइफ फार्मा को टाइम दिया और प्रोग्राम सेहत की बात विद साई लाइफ को आपने अटेंड किया, ज्वाइन किया। आपकी स्पेशलिटी जाहिर है कि वैसे तो तमाम स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं आपसे, या कोई प्रोफेसर या दुनिया में कहीं आपसे डायबिटीज़ की बात होती है, तो आपकी बातें, आपके पेपर्स सबके सामने होते हैं, और ऐसे पेपर तो पिछले गुज़िश्ता कई सालों से फिर आज तक कंटिन्यू हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे आम लोग भी हैं जो पूरे सिंध में हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कि ज़ियाबेतिस के बारे में बताइएगा कि ज़ियाबेतिस पहले तो क्या है, एक आम लफ्ज़ों में आम आदमी के लिए, फिर ज़रा से टेक्निकल सवाल भी हो जाएंगे। ज़ियाबतीज़ एक्चुअली ये जो ब्लड शुगर नॉर्मल से खून में ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं ज़ियाबतीज़। और पुराना नाम इसका है कि मीठे पेशाब की तकलीफ़। और इसके अलावा इसका क्यों मतलब कि ज़ियाबतीज़, अंग्रेज़ी में इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, और इसमें पेशाब का ज़्यादा आना और पेशाब का मीठा होना, इसलिए ये लफ्ज़ डायबिटीज़ निकला गया दो लफ्ज़ों से। डायबिटीज़ मीन्स टू पास थ्रू, मीन्स ज़्यादा पेशाब आना, मेलाइटिस मीन मीठा पेशाब आना। ये पुराना इसका नाम ये यहाँ से ड्राइव हुआ है ग्रीक के ज़माने से। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर अब ये बताइए कि आम मरीज़ों के जहन में ये सवाल आता है, या लोगों के जहन जब अभी तक ज़ियाबतीज़ के मरीज़ नहीं हुए हैं, कि क्या डायबिटीज़ का ताल्लुक एज से है, या ये किसी भी वजह से हो सकती है, या मौरूसी होती है? डायबिटीज़ इस सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसके मुख्तलिफ सबब है, असबाब है जी। मसलन हम पाकिस्तानी लोग हैं, पर्टिकुलरली सिंध के लोग हैं, जिनको हम जेनेटिकली हमारे ख़ानदानी में जीन्स में ख़ानदानी तरीके से मोरोसी बीमारी भी ये होती है। नंबर एक सबब। जी। दूसरा सबब ये है कि जो जिन लोगों की जैसे एज बड़ी होती है तो ये टाइप 1, तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़ियाबतीज़ की 3 किस्में हैं जी। एक टाइप 1 कहते हैं, एक टाइप 2 कहते हैं, एक को कहते हैं दौरान हमल जो शुगर होती है, फिर वो हमल ख़त्म होता है तो शुगर वो ख़त्म हो जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। ओके सर। तो ज़्यादातर जो शुगर है वो हमारे पास जो है वो टाइप 2 है, और टाइप 2 जो शुगर है वो यूजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसका रेशो बढ़ता जाता है। जी। तो ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन सबसे पहले दुनिया में सबसे छोटी उम्र वाला टाइप 2 वाला जो मरीज़ पाया गया है वो 5 साल का, और अदरवाइज़ ये शुगर जो है 20-25 साल के बाद लोगों में शुरू होती है। ठीक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये इसका शरह बढ़ता जाता है। 2016-17 में हम लोगों ने नेशनल डायबिटीज़ सर्वे किया था पूरे पाकिस्तान में, जी। जो जिसमें हमारे साथ मरहूम अल्लाह सही उनको जन्नत नसीब करे समद शेरा साहब भी थे, अब्दुल बासत थे, बकाई से दूसरे 17 टीमें हमने बनाई थी। तो उस ज़माने में हमने ज़ियाबतीज़ की जब तक वो तशवीश की कि भाई ज़ियाबतीज़ है या नहीं है, कितने लोगों में है, पूरी पब्लिक में की थी, नेशनल सर्वे किया था, तो पता चला कि 6 की थी
नेशनल सर्वे किया था तो पता चला कि 26% हमारी जो पॉपुलेशन जो 20 साल से बड़ी उम्र वाले हैं ओह उनको ज़ियाबतीज़ है, और 14-15% ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनमें ज़ियाबतीज़ नहीं है, लेकिन लेकिन उसको ज़ियाबतीज़ होने से पहले वाली कंडीशन है, मीन्स प्री डायबिटीज़ है। अच्छा। तो अगर हम 20 साल से ऊपर वाले अगर पॉपुलेशन हम देखें, हम्म, अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखें, जो टोटल पॉपुलेशन तो अपनी 22 करोड़ है, 24 करोड़ है, उसमें हम बच्चे निकाल दें तो बाकी जो 20 साल प्लस वाले जो लोग होंगे वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 16 करोड़ के करीब होंगे। ओके। तो 15-16 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसका आप 25% निकाल दें, इतने ज़ियाबतीज़ हैं। जी तो और ज़ियाबतीज़ उसमें जो आपने बोला सब एक तो उम्र हो गया, जी जी। दूसरा तीसरा जो इसका असबाब में आता है वो आता है कि आप मोटापा, आप चर्बी ज़्यादा हैं, मोटे हैं, तो तीसरा सबब ये है। चौथा सबब ये है जो फिज़िकल एक्टिविटी, मीन्स आपकी जो फिजिक, अब आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं, सवारियाँ आ गई है, मशीनें आ गई हैं। जी सर। जो पहले ज़मीनों पे फार्मर काम करते थे मशीनों से, हाथों से, वो मशीनों से कर रहे हैं। लोग पैदल चलते थे, तो फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से यह भी ज़ियाबतीज़ का एक हिस्सा बन गई है। ओके। और बाकी खाना पीना जी वो उसमें बहुत डिपेंड करता है। और पहले लोग बहुत सादा खाना खाते थे, आजकल ये मुर्गन खाना, ये फास्ट फूड वगैरह खाना, और ये भी इसके ज़ियाबतीज़ होने का एक उसके असबाब में आता है। ओके। तो इसको मैं समराइज़ करता हूँ कि बाबा एक तो ख़ानदानी जेनेटिकल, जी दूसरा आपका जिसको भी उम्र बड़ी है, जैसे उम्र बढ़ी जाती है तो ज़ियाबतीज़ का रेशो बढ़ता है। जी जी। फिर दूसरा सबब है कि हमारे पास फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम एक्टिविटी सही नहीं है, काम नहीं करते, भागते दौड़ते नहीं, वॉक नहीं करते। तीसरा जो लोग मतलब कोई मोटे हो गए और खाना पीना जो हमारा जंक फूड खाते हैं, तो ये सब सबब मिलके ज़ियाबतीज़ को जन्म देते हैं। जी। और तो ये ज़ियाबतीज़ के मेजर सबब ये है। ओके। अच्छा सर, ये बताइएगा प्रोफेसर डॉक्टर भीखाराम देवराजानी साहिब कि कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, या कौन सी अलामात ज़ाहिर ना हो तो उसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, तशख़ीस करवानी चाहिए? देखिए, टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, जो ज़्यादातर है जी। इसमें कभी कभी कोई भी अलामत नहीं होती, निशानी नहीं होती, अच्छा। और लोगों को पता ही नहीं चलता, ये खामोशी से अंदर अपना अपना काम करना शुरू कर देती है। पर जब लोग रूटीन पे चेकअप करना जाते हैं तो पता चलता है यार मैं शुगर का मरीज़ हूँ या मरीज़ा हूँ। जी। जो होता ये है कि कभी कभी ये होता है कि उम्र से पहले बीमारी चली जाना, जी जी। उम्र से पहले ऐसा भी निज़ाम की कमज़ोरी होना, या पाँव में कोई ज़ख़म हो वो टाइम से भर नहीं रहा है, या वो उसको ब्लड प्रेशर हो गया है, या उसकी चर्बी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया है, जी, या कोई है कि कहता है मुझे, कोई औरत है कहती है मुझे बच्चा नहीं होता है, जी जी। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसी इनडायरेक्ट निशानियाँ होती हैं। सही। लेकिन जब शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उनको पेशाब ज़्यादा आता है, और वो अक्सर बेशतर वो लोग जो मोटे होते हैं जी, और तो जो मोटापा हो जाना, जिस वक्त से पहले कहते मैं बहुत काम करता था थकता नहीं हूँ, अभी मैं जल्दी थक जाता हूँ, तो ये थकावट होना, भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, और ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनमें ये निशानियाँ होती हैं। अदरवाइज ये निशानियाँ बाद में आती है, पहले तो पता ही नहीं चलता है। सही। तो ये इसलिए कहते हैं कि इसका वक्त से पहले इसको देखना चाहिए। ओके। कौन देखे शुगर, कौन चेक कराए? जी। अभी इसका ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास देखें 40% पॉपुलेशन है, उनमें हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब है जी। 26% लोगों को शुगर की बीमारी है जी। तो इसलिए वो लोग जो बड़ी उम्र के हैं वो अपनी ज़रूर शुगर चेक कराएं, और जो मोटे हजरात हैं वो शुगर चेक कराएं, जिनके ख़ानदान में शुगर है, माँ बाप को है और किसी रिश्तेदार को है, वो शुगर चेक कराएं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो शुगर चेक कराएं, जिनकी चर्बी बढ़ी हुई है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, वो अपनी शुगर चेक कराएं, या जिनको गैर ज़रूरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार वो शुगर चेक कराएं, या जिनकी बीनाई ख़राब हो रही है, वो उम्र से पहले मोतिया हो गया, उम्र से पहले आँखों की नज़र ख़राब हो रही है, वो शुगर कराएं, या जिनको डॉक्टर कहता है कि तेरे गुर्दे उम्र से पहले आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं
तो उनको भी शुगर चेक कराना चाहिए। या वो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक हो रहा है जी जी तो अभी तो वो उनको भी शुगर चेक करानी चाहिए। जिनको फालज हुआ है तो उनको भी शुगर चेक करानी चाहिए। ये होते हैं कि अभी क्या चेक कराना चाहिए, 3 चीज़ें चेक कराना, तो उनको भी शुगर चेक करानी चाहिए। ये होते हैं कि अभी क्या चेक कराना चाहिए, 3 चीज़ें चेक कराना ज़रूरी होती है। सही बात है, सही बात है। लिसनर्स एंड व्यूवर्स, जो आर रिसीविंग FM 100 पाकिस्तान, प्रोग्राम ऑन एयर है सेहत की बात साई लाइफ फार्मा के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बीखा राम देव राजानी साहब। आप एट द मोमेंट डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, इंडस मेडिकल कॉलेज टड्डो मोहम्मद खान में होते हैं। आप फॉर्मर वाइस चांसलर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज हैं। आप डीन ऑफ टोनी ब्यूजॉन एकेडमी लंदन में हैं ऑलरेडी, गोया पाकिस्तान में रहते हुए आप वहाँ के भी डीन हैं। एंड आपको ये एजाज़ है कि आप फॉरमैन ऑफ सिटी ऑफ लंदन हैं, गोया आप जब चाहें, यानी यू आर द सिटीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, it means. I am not a citizen of British government, but I have got some privilege माशाल्लाह। to enjoy in the London. यस, एंड वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उनको कुछ समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए ये एजाज़ उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है सर। अच्छा सर, हम डायबिटीज़ की तरफ आते हैं तो डायबिटीज़ सर अगर कंट्रोल ना हो, आपने भी नाम लिए किडनीज़ के, हार्ट के वगैरह वगैरह, तो क्या नुकसानात हैं ताकि हमारे सुनने वाले समझें और एहतियात करें? देखिए, मैं आसान सलीस उर्दू में बताता हूँ। जी जहाँ जिस्म में जहाँ जहाँ खून की नालियाँ जाती हैं, जी जी वहाँ ज़ियाबतीज़ का की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा खून की नालियाँ 2 किस्म की हैं। एक बहुत पतली नालियाँ जिनको माइक्रोवेसल कहते हैं। जी एक जो मोटी मोटी नालियाँ जो हमें आँखों से नज़र आते हैं, जो हमारे जी। जिस्म में होती है, जी तो उनको कहते हैं मैक्रोवेसल। जी तो ये ज़ियाबतीज़ जो है वो मैक्रोवेसल डिजीज़ भी करती है, मैक्रोवेसल डिजीज़ भी करती है। अच्छा अच्छा तो अभी आते हैं तो ज़ाहिर है पूरे खून में, पूरे जिस्म में हर जगह खून की नालियाँ हैं। जी जी और तो माइक्रोवेसल जहाँ हैं, जैसे आँखों पे, अब हम दिमाग से शुरू होते हैं। जी जी जब आँखों में माइक्रोवेसल्स होती हैं तो आँख का पर्दा ख़राब होता है, जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके बाद गुर्दे ख़राब होते हैं तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी। जी उसके बाद ऐसा भी निज़ाम ख़राब होता है, पाँव में सुन्न हो जाना, पाँव के जलना, दुखना, उसको कहते हैं डायबिटीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये 3 कॉम्प्लिकेशन तो हुई माइक्रो से। जी अभी आते हैं मैक्रो पे। जी मैक्रो में क्या होता है कि मैक्रो में दिमाग में फालज हो जाना। उसके बाद अगर हार्ट में आते हैं तो हार्ट अटैक होना, ब्लड प्रेशर की जी, जी। बढ़ जाना, तकलीफ होना, जी और उसके अलावा आपके पाँव की जो पाँव में ज़ख़म हो जाना, और पाँव में वो, क्योंकि वहाँ खून की नालियाँ वो नैरो हो जाती है, जी। वो मतलब कि वो बंद हो जाती हैं, या उनमें खून का चलने का जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। तो इसलिए पाँव में ज़ख़म लगा, तो पहले पाँव सुन्न ऑलरेडी थे, और वहाँ ज़ख़म हुआ, सुन्न पड़ने के पता नहीं चला, ज़ख़म हुआ, और खून नहीं है, इस वजह से उसकी हीलिंग नहीं सही हो रही सही है, बात। उसकी सही तरीके से वो ज़ख़म भर नहीं रहा है बार बार, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। और आपको बता दूं कि एक हैरत की बात है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 जो बीमारी का सबब है वो ज़ियाबतीज़ है। नंबर 1 हार्ट अटैक का सबब है वो ज़ियाबतीज़ है। नंबर 1 गुर्दे फेल होने का सबब है वो ज़ियाबतीज़ है। नंबर 1 जो टांगें काटी जाती हैं पूरी दुनिया में, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से या हड्डियों की बीमारियों से नहीं काटी जाती, वो डायबिटीज़ की वजह से काटी जाती है। नंबर 1 पर नंबर 1 Oh my पे। और फालिज में भी डायबिटीज़ का ठीक ठाक अच्छा खासा रोल है। तो कहने का मकसद ये कि जिस्म का कोई ऐसा नहीं है। फिर जब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है तो जब तो उसमें क्या होता है कि मरीज़ को दूसरे प्रॉब्लम भी होते हैं। मसलन हमारे पास जो मर्द हजरात बड़ी यंग एज में आते हैं, वो उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, इम्पोर्टेंस होती है उम्र से पहले। तो हमारे नौजवानों में तो उनको भी शुगर चेक करानी चाहिए, बल्कि शुगर उनसे पहले करानी चाहिए ताकि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी ना हो। ये प्रॉब्लम हुआ तो फिर और उनके वो उनके सारा सिस्टम ही आउट हो जाता है। और
प्रेगनेंसी की भी कॉम्प्लिकेशन, जब हमल होता है, हमला औरत में अपनी पेचीदगियाँ होती हैं। अब बच्चे का आप सही पहले, सबसे पहले तो बच्चे का ना होना, उसके बाद बच्चे जो हो रहा है वो बच्चा गिर जाना वक्त से पहले, फिर बच्चा जो हो रहा है वो एबनॉर्मल बनना, फिर जो बच्चे की डिलीवरी हुआ है उसमें बच्चे दोनों को नुकसान हो, उसके बाद डिलीवरी होने के बाद माँ को फिर वो मज़ीद प्रॉब्लम हो, और तो ये सारे ज़ियादतीज़ के हैं। इसलिए इस डिलीवरी होने के बाद माँ को फिर वो मज़ीद प्रॉब्लम हो, और तो ये सारे ज़ियादतीज़ के हैं। इसलिए इससे एहतियात करना है, इससे बचना है। प्रोफेसर डॉक्टर भीखाराम देवराजानी साहब, हमने देखा है कि आप पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, हम आपके साथ पूरे सिंध में थरपारकर से लेके यानी कराची से कश्मीर, गोया मिट्टी है, उमरकोट है, बदीन है, हैदराबाद है, टंडुजाम है, सक्कर है, लाड़कानो है, आप मुख्तलिफ जगहों पर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और आज भी FM 100 के ज़रिए लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस वक्त सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो अवेयरनेस है वो सही प्रॉपर जा रही है लोगों में, या मज़ीद एहतियात की और अवेयरनेस करने की ज़रूरत है लोगों को? जी, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो यहाँ अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए लोगों में इतनी नहीं है, और हमारे लोग हैं बेचारे अपने दूसरे मसाइल में इतने फंसे हुए हैं कि जो अपने सेहत के बारे में सोचने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं यहाँ हमारी पाकिस्तान सोसाइटी फॉर इंटरनल मेडिसिन के फोरम से हमारी कोशिश होती है कि भाई वो बीमारियाँ जो ज़िंदगी भर साथ रहें और जो आपको ज़िंदगी भर तंग करें, उनसे जितना बच सकें वो बचें। अगर हो जाती है तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होती है, ताकि इन मनहूस पेचीदगियों से हमारा मरीज़ बच सके। सही। और उसके लिए प्रॉपर जो अवेयरनेस है, मुख्तलिफ लोग देते तो हैं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे कुछ मिसकंसेप्ट भी दिए जाते हैं। अच्छा। तो शुगर वाला बाबा आ गया, फला आ गया, इस किस्म की दवाइयाँ उल्टी सीधी और ये आ जाती है। ठीक है, हमने माना कि हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं वो हम या तो हर्ब से बनाते हैं, प्लांट से बनाते हैं, या किसी केमिकल से बनाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये दवा कैसे कितनी लेनी चाहिए, कितना काम करेगी, जिस्म में कैसे ये अमल करेगी, फिर जिस्म से कैसे बाहर निकलेगी, हमें सारा पता होता है। सही बात। तो लोग छोटे मोटे मंतकों पे चलते हैं। अभी आपने सुना होगा, काफ़ी लोग हैं, जैसे पहले आपको याद है 8-10 साल पहले शुगर वाला बाबा हैदराबाद में आया था, वो शुगर खिला के शुगर का इलाज करता था। उसके बाद के करेले खाओ, उसके बाद ये करेले, इतने कड़वे करेले खा के उन्होंने पेट को सत्यानाश कर दिया। तो कहने का मकसद कि ये जो गलत मंतक है, इस पर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, हमारे डायबिटीज़ का सबके पहला इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज है आप अपने खाने पीने पे एहतियात करो। अपनी डाइट का ख्याल रखो, नंबर 1। और उसके बाद दूसरा क्या करो, आप वॉक करो। कम से कम अगर आप दिल के तकलीफ हो, शुगर की वजह से और पेचीदगियों से बचना चाहते हो, तो आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करो। मिनट जल्दी तेज चलो, 30 मिनट पर डे, हफ्ते में 5 दिन चलो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप 10,000 स्टेप, आजकल तो ये मोबाइल आ गए ना, उसमें आप हेल्थ का वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, और एक दिन में आप 10,000 स्टेप चले तो आपको तो डायबिटीज़ होने से आप बच सकते हैं। दूसरा, अगर मोटे हैं तो अपना वेट रिड्यूस करें। वेट कैसे रिड्यूस करते हैं? खाने पीने से वेट बढ़ता है, खाने पीने से ही एहतियात करने से वेट जाएगा। वेट सालों में आता है, उसको कम होने में भी महीने लगेंगे। ऐसे तो नहीं कि आप 1-2 हफ्ते में वेट कम कर लोगे। तो जो चीज़ सालों में आई है वो महीनों में जाएगी, और ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। और डायबिटीज़ आपको बता दूं, एक मरतबा हो गई तो ये आपके साथ और कोई चीज़ कब्र में नहीं चलेगी। 2 चीज़ें कब्र में आपके साथ जाएंगी, एक आपके अमाल, दूसरा डायबिटीज़। ये दोनों आपके साथ जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि इसके साथ आप सही चलेंगे। सही बात है। और बातों पे अमल करेंगे तो आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी।
सही बात। और अभी माशाल्लाह दुनिया में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, जी हाँ, तो उससे इलाज होता है। सही बात है। लिसनर्स, यू आर रिसीविंग FM 100 पाकिस्तान, इट्स मी दानिश मेहदी, प्रोग्राम ऑन एयर है सेहत की बात साई लाइफ फार्मा के साथ। आज हमारे मेहमान हैं, बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मेहमान बन गए हमारे प्रोग्राम के, प्रोफेसर डॉक्टर बीखा राम देवराजानी साहिब। आप एट द मोमेंट डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद खान में। उसके अलावा आप फॉर्मर VC लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज हैं। उसके अलावा आप डीन ऑफ टोनी ब्यूजॉन एकेडमी लंदन के भी, UK के भी आप डीन हैं। एंड आपको ये एजाज़ है कि आप फ्री मैन ऑफ सिटी ऑफ लंदन हैं। सो बहुत सारी खूबियां हैं। और सिंध में आप होते हैं, पाकिस्तान में, और सिंध के देहातों में, सिंध के शहरों में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान, सिंध में आप होते हैं पाकिस्तान में, और सिंध के देहातों में, सिंध के शहरों में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अवेयरनेस देते रहते हैं मरीज़ों को, आम लोगों को, कि जो अभी तक डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हुए हैं। सो आपसे गुफ्तगू चल रही है। डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि कौन कौन सी मेडिसिन है कि जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं या कर सकती हैं, एक आम आदमी के लिए अगर बताइएगा, और फिर कितने अरसे तक की मेडिसिन लेनी होती है? देखिए, अगर एक्सरसाइज हम वो डिपेंड करता है कि जब पेशेंट को डायग्नोज होता है जी। तो उस टाइम की उसकी शुगर, हम तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि उसकी निहार मुंह वाली शुगर कितनी है, ठीक है। 2 घंटे खाना खाने के बाद वाली शुगर कितनी है, उसका एवरेज शुगर जो होता है जिसको 3 महीने का रिकॉर्ड बताती है, एक उसको कहते हैं हेमोग्लोबिन A1C, वो कितने, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपका मुआलज डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दवाई दी जाए। पूरी दुनिया में रिसर्च ने प्रूव किया है कि आप फिर A1C मैं बताता हूँ, फास्टिंग अगर आपकी 126 से ज़्यादा है जी। तो खाना खाने 2 घंटे के बाद आपकी 200 से ऊपर है, ये हेमोग्लोबिन A1C जो एवरेज ब्लड शुगर होती है वो 6.5 से ऊपर है जी। तो आप पक्के डायबिटीज़ हो गए। जब आप पक्के डायबिटीज़ हो गए, फिर देखना है वो कितना है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। A1C हमारे पास तो मरीज आते हैं जिनका 14 भी होता है, 15 भी होता है। मीन्स ब्लड शुगर का कंट्रोल तो भाड़ में जाए, लेकिन पहले उठते ही उनका इतना A1C होता है। फिर सबसे पहले हम जाने, हमारे ट्रीटमेंट में होता है डाइट, फिर फिजिकल एक्सरसाइज, फिर इंटरनेशनली रिकमेंडेशन में आजकल, पुराने ज़माने में कहते थे मेटफॉर्मिन की गोली, मेटफॉर्मिन ये ग्रुप देते हैं। फिर आजकल के रिसेंट गाइडलाइन में आ गया है कि SGLT2 इनहिबिटर की मेडिसिन देते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरी दवाइयाँ एड ऑन होती रहती है, डिपेंड करता है ब्लड शुगर कितनी है। उस एड ऑन में कौन सी होती है, एक सल्फोनालिज़ा ग्रुप की दवाइयाँ हैं, दूसरी DPP-4 इनहिबिटर है। फिर ये आपकी फिर ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो मैदे में ग्लूकोज को हजम नहीं देना देते हैं, उसको एस्कार्बोज कहते हैं, और अल्फा ग्लूकोडाइडेज इनहिबिटर होती हैं। फिर आपकी जो कुछ ऐसी अगर इन पर कंट्रोल हो जाती है तो ठीक है। यूजुअली होता ये है कि जिसको डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर का टारगेट ये होता है कि वो शुगर 6 हफ्ते से लेके और 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक उसकी शुगर की टारगेट पे अचीव होना चाहिए। और मरीज कहते सर कोई बात नहीं, मैं मेटफॉर्मिन खा लूँगा, 14 हेमोग्लोबिन A1C है, मैं फिर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने डॉक्टर के पास आऊँगा। तो हमारी ये होता है कि भाई मरीज़ को पहले तो इनिशियली जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब टारगेट अचीव हो, उसके बाद उसको कोई और उसकी पेचीदगियाँ नहीं है इतनी कॉम्प्लिकेशन, तो भले 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाए। लेकिन कहते ये हैं कि 4 से 2 मरतबे साल में आपकी शुगर कंट्रोल भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो 3 तो ये रिपोर्टें हो गई। चौथी आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, और पेशाब की टेस्ट यूरिन DR करा लें, यूरिया क्रेटिनेट करा लें, अगर पहले आपकी डिस्टर्ब है तो वो भी करा लें, ताकि आपकी पेचीदगियों का डॉक्टर को पता चले। और ब्लड प्रेशर आप अपना है तो उसको भी कंट्रोल रखें, और उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम इंसुलिन पे चलते हैं। सही। अच्छा, एक मरीज होते हैं जिसकी उठते ही ब्लड शुगर अगर इतनी है, जैसा 500 है, 600 है, ये ग्लूकोमीटर में आ नहीं रहे, लिखा है हाई,
तो उन मरीजों में हम क्या करते हैं कि पहले पहले उठते ही उनको हम इंसुलिन पे डाल देते हैं। ओके। फिर धीरे धीरे उनको जब शुगर कंट्रोल होती है तो फिर वो दोबारा गोलियों पे आते हैं। मरीज कहते नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये इंसुलिन आखिरी इलाज है, मुझे मत लगाओ। अरे बाबा ये इंसुलिन आपके लिए आब हयात है, ये आप लगवाने दो, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे दवाइयों का नंबर कम हो जाएगा। आप डायबिटीज के साथ कोऑपरेट करोगे, डॉक्टर के कहने पे गदा सही खाओगे, भाग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपके लिए आपकी दवाइयों का नंबर कम हो जाएगा। अगर आप ये इस पे अमल नहीं करें तो दवाइयों का नंबर बढ़ता भी जाएगा और आपको जो है जो खतरनाक पेचीदगियाँ कॉम्प्लिकेशन से ये भी हो जाएंगी, होती बढ़ जाएंगी। और आपकी एवरेज देखा गया है पूरी दुनिया में, जो एक पेशेंट है जो डायबिटिक है, एक पेशेंट है जो डायबिटिक नहीं है, तो डायबिटिक की एवरेज जो उम्र है तो 10 साल दूसरी पॉपुलेशन से कम वैसे ही हो गई। तो अगर कंट्रोल होगी, अभी दुनिया ने बहुत रिसर्च की है, अभी डायबिटीज कंट्रोल हो गई तो उससे फिर आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। सही है। और पहले हम पाकिस्तान में कहते थे कि यहाँ की उम्र है वो 49 ईयर है, 45 ईयर है, अभी तो बाबा एज जो है 70 साल तक भी है। डायबिटिक पेशेंट हमने 100 ईयर वाले भी जिंदा देखे हैं। तो इसका मतलब जो अपने चाल चलत सही रखेगा, वो सही है, नॉलेज सही है, 45 ईयर है, अभी तो बाबा एज जो है 70 साल तक भी है। डायबिटिक पेशेंट हमने 100 ईयर वाले भी जिंदा देखे हैं। तो इसका मतलब जो अपने चाल चलत सही रखेगा, वो सही है, नॉलेज सही रखेगा, कोऑपरेशन करेगा, तो वो भले 100 साल जिए, 150 साल जिए, और लोग दुनिया में जी रहे हैं डायबिटीज के साथ। तो मकसद है कि मरीजों को सीखना चाहिए कि हाउ टू लिव विद डायबिटीज। सही बात है सर। एक सवाल और है कि क्या मुस्तकिल मेडिसिन इस्तेमाल करने से दिल पर, जिगर पर या गुर्दों पर कोई खतरनाक असर पड़ता है? बल्कि क्या ये सवाल है कि क्या फेल हो सकते हैं? देखिए जी, कुछ दवाइयाँ हैं उनके अपने, भाई देखो दवा वो है जिसके दो काम है। एक तो वो फायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस फायदे के साथ उसका नुकसान भी होता है, जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट। तो कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है, इवन खाना भी आप ज़्यादा खाओगे तो उसके भी साइड इफेक्ट है। आपको ज़्यादा खाना खा लोगे तो पेट में वजन हो जाएगा, आप पेट में दर्द हो जाएगा। इस तरीके से दवाई का भी मुसलसल वही दवाई मुसलसल हमने नहीं खानी। सही बात है। डॉक्टर को, मुआलिज को बार बार उसको दिखाना है, एनुअल 6 महीने या एनुअल रिव्यू कराना है, और उसमें वो फिर दवाइयाँ डॉक्टर साहब आपने चेंज करेगा। मसलन मेटफॉर्मिन है, जब गुर्दे ख़राब हैं, थोड़े ख़राब हो गए, क्रिएटिनिन आपकी 1.5 से ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर आपको मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते। इस तरीके से सल्फोनाइलूरिया, अगर गुर्दे आपकी क्रिएटिनिन 2+ है या 2.5 है, तो आप सल्फोनाइलूरिया नहीं ले सकते। इस तरीके से डिफरेंट दवाइयाँ हैं जो आपको डिफरेंट टाइम पे, लेकिन सबसे बगैर साइड इफेक्ट के, जिसमें गुर्दा भी फेल ना हो, जिगर भी फेल ना हो, हार्ट अटैक भी ना हो, तो ये दवाइयाँ होते भी ये हो सकते हैं। तो लेकिन दवाइयाँ वक्तन हम चेंज करते रहते हैं, और मुख्तलिफ दवाइयों के मुख्तलिफ साइड इफेक्ट हैं। लोग इंसुलिन से डरते हैं, ऐसे ही शुगर लो हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया। पापा खाना इतना खाओगे और गोली तो आप खाना बराबर खाओगे, एक जितना खाओगे, सुई एक जितनी लगाओगे, एक्सरसाइज उतनी ही करोगे, तो आपकी शुगर लो न होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, कम है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये जो दूसरी दवाइयाँ जो हमें पता नहीं है, ज़ाहिर है दुनिया पूरी में एलोपैथी चलती है, हम उसकी मुखालफत तो नहीं करते, क्योंकि हमारी दवा भी एलोपैथिक भी उन्हीं से बनती है। सही, लेकिन हमें सारा पता होता है। सही। और होम्योपैथी की मेडिसिन वैसे तो ठीक है, जो रिसर्च शुदा हैं, लेकिन यहाँ अपने मुल्क में जो हर आदमी अपने हिसाब से जो अपने मन तक बताता है, तो हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है सब सुनने वाले हजरात से कि उससे परहेज करें। अगर कोई ऐसी अच्छी चीज़ है भी सही तो किसी सीनियर डॉक्टर से लेके डिस्कस कर लें, वो आपको गाइड कर लेगा। सही बात है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है कि डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीजों में पैरों की जो तकलीफ हो जाती है उसके बारे में कोई मशवरा दीजिए प्लीज़। देखिए, मैंने कहा ना डायबिटिक फुट जी, क्या होता है कि हमारे एसाबी निज़ाम और खून, मैंने पहले सबसे पहले क्या कहा था, जहाँ जहाँ खून की नालियाँ जाती हैं वहाँ डायबिटीज़ खून की नालियों पे हमला करती है, उसी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। सही बात। माइक्रोवेसल इन्वॉल्व होती है, मैंने पतले वाली आर्टरी में आर्ट्रियोल, मैक्रोवेसल में से मोटी आर्टरी। तो डायबिटीज़ पेशेंट में हमारा एक तो एसाबी निज़ाम
जो पहले पहले पैर पाँव का जलना, फिर सुन्न होना, फिर रात को पाँव के दुखना और पिंडलियों को दुखना, नींद ना आना, तो ये मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको शुरू हो गई। ओके। आपके बाद में पाँव जब सुन्न हो जाएंगे, आपके पाँव में जूती भी उतर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि आपके पाँव को थोड़ी सी चोट लगी, आपको पता नहीं चला, आप सो गए। उसके बाद खून की नालियां, जो मैंने कहा कि जो माइक्रोवेसल तो पहले खराब हो गई, तब तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई, ऐसा भी निज़ाम कमज़ोर होगा। उसके बाद जो मैक्रोवेसल खराब होती है तो फिर आपके पाँव की शक्ल भी चेंज होती है। और क्योंकि आपके पट्टे, जो पाँव के पट्टे हैं, वो आपके पाँव को एक मखसूस शक्ल में रखते हैं। तो वो जब वो पट्टे पैरालाइज हो जाते हैं, जिसको हम मोटर न्यूरोपैथी कहते हैं, और तो फिर आपको क्या होता है कि आपकी पाँव की शक्ल चेंज हो गई। पाँव की शक्ल चेंज हो गई, आप जूता पहनेंगे करेंगे, वो पाँव कहाँ लगेगा, उसको चोट लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको जख्म हो जाएगा, वो गहरा होता जाएगा। एक होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जो पाँव के ऊपर, पाँव में पसीना आता है, पाँव में जो बाल होते हैं, जब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है तो पाँव के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं और पसीना पाँव पे आता नहीं है। इसलिए जो पसीना होता है पाँव में आता है, जो स्किन के ऊपर जो जरासीम होते हैं, पसीना निकलने से वो साफ हो जाते हैं। तो ये नहीं हो रहे। तो इसलिए डायबिटिक फुट का इलाज बहुत मुश्किल है। छोटा सा भी जख्म होता है तो उसको एवरेज रिसर्च ने प्रूव किया है कि 40 से 45 दिन लगते हैं उस जख्म को भरने में, और वो भी मुख्तलिफ दवाइयाँ देने के बाद। और तो उससे तो डायबिटिक फुट से बचना आसान है। सही। बचने के लिए क्या करना है, मैं अपने मरीजों से कहता हूँ, अगर आप मुंह नहीं धोते, आई डोंट माइंड। अगर आप मुंह नहीं धोते तो नो प्रॉब्लम। अगर आप मुंह नहीं धोते तो आई डोंट माइंड। ओके। आप पाँव को 2 मरतबा धोएं। एक सुबह आप नहा के पाँव को देख के अच्छे तरीके से धो के, और उसके बाद उसको सुखा के, फिर बगैर सॉक्स के जूता ना पहने, जुराब पहने। जूता भी ऐसा पहने जो जूता पाँव को कहीं चुभे नहीं। ओके। और पाँव में बिल्कुल सेफ हो, चुभे ना, वो जूता पहने। फिर जब शाम को वापस आते हैं या दोपहर को वापस आते हैं तो फिर वही सॉक्स उतार के उनको अलहदा रखें, धो के सुखा दें। अपने पाँव को अच्छे तरीके से धोएं और उसका विजिट पाँव को मुआयना करें। ओके। आप ऊपर से भी देखें, उंगलियों के बीच में से देखें, पाँव के नीचे वाले हिस्से में देखें कहीं आपको जख्म तो नहीं है। अगर जख्म है तो फ़ौरन उसको एड्रेस करें। और ये इसलिए इसे करने से क्या होता है कि आपको डायबिटिक फुट होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरे मरीज हमारे डायबिटीज़ की गलती क्या करते हैं, जब पाँव के नाखून काटते हैं तो वो डीप काटते हैं, गहरा काटते हैं, उससे जख्म हो जाता है पाँव में, और उंगलियों में या अंगूठे में जख्म हो जाता है। और हमारे पाँव के ऊपर, हमारे जिस्म के जो जल्द है, इसके ऊपर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिसको हम नार्मल फ्लोरा कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। वैसे तो वो कुछ नहीं करते हमारे, और वो भी मुख्तलिफ दवाइयाँ देने के बाद। और तो उससे तो डायबिटिक फुट से बचना आसान है। सही। बचने के लिए क्या करना है, मैं अपने मरीजों से कहता हूँ, अगर आप मुंह नहीं धोते, आई डोंट माइंड। अगर आप मुंह नहीं धोते तो नो प्रॉब्लम। अगर आप मुंह नहीं धोते तो आई डोंट माइंड। ओके। आप पाँव को 2 मरतबा धोएं। एक सुबह आप नहा के पाँव को देख के अच्छे तरीके से धो के, और उसके बाद उसको सुखा के, फिर बगैर सॉक्स के जूता ना पहने, जुराब पहने। जूता भी ऐसा पहने जो जूता पाँव को कहीं चुभे नहीं। ओके। और पाँव में बिल्कुल सेफ हो, चुभे ना, वो जूता पहने। फिर जब शाम को वापस आते हैं या दोपहर को वापस आते हैं तो फिर वही सॉक्स उतार के उनको अलहदा रखें, धो के सुखा दें। अपने पाँव को अच्छे तरीके से धोएं और उसका विजिट पाँव को मुआयना करें। ओके। आप ऊपर से भी देखें, उंगलियों के बीच में से देखें, पाँव के नीचे वाले हिस्से में देखें कहीं आपको जख्म तो नहीं है। अगर जख्म है तो फ़ौरन उसको एड्रेस करें। और ये इसलिए इसे करने से क्या होता है कि आपको डायबिटिक फुट होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरे मरीज हमारे डायबिटीज़ की गलती क्या करते हैं, जब पाँव के नाखून काटते हैं तो वो डीप काटते हैं, गहरा काटते हैं, उससे जख्म हो जाता है पाँव में, और उंगलियों में या अंगूठे में जख्म हो जाता है। और हमारे पाँव के ऊपर, हमारे जिस्म के जो जल्द है,
इसके ऊपर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। वैसे तो वो कुछ नहीं करते, हमारे दोस्त हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें काफ़ी बीमारियों से बचा रहे हैं। सही। लेकिन जब हमारे स्किन में क्रैक हो गया तो ये मौकापरस्त हो जाते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं। ये मौकापरस्त फिर उस जख्म देख के उस जख्म में घुस के हमारे को डायबिटिक फुट कर देते हैं। इसलिए नाखून काटें, भले काटें, काटने चाहिए वक्फे वक्फे, लेकिन डीप ना काटें, गहरा ना काटें, ऊपर ऊपर से काटें और बार और मुख्तलिफ टाइम पे काटें तो आपका मसला ईजी हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बल्कि बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया और साई लाइफ फार्मा का प्रोग्राम सेहत की बात साई लाइफ फार्मा के साथ का हिस्सा बने। लिस्टर्स एंड व्यूअर्स, आपने आज का प्रोग्राम सुना, प्रोफेसर डॉक्टर भीखाराम देवराजानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और दोबारा बताते चलें कि डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब की जो दुनिया है वो सिर्फ सिंध नहीं, वो पूरी सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ये अलग बात है कि पूरे सिंध में छोटे शहरों में या बड़े शहरों में या गांव में देहातों में डॉक्टर साहब बाकायदे जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या दूसरे अमराज से रिलेटेड हैं उनकी मालूमात देने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। सो डॉक्टर साहब से दोबारा मुलाकात रहेगी, आपसे दोबारा शेयर करेंगे डॉक्टर साहब की मालूमात। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी मेहरबानी। आखिरी जाते जाते एक लफ्ज़ कि आपकी कद, आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, जी जी, आपकी हाइट और आपके पेट की नाप ज़रूर करें और कमर को कमर रहने दें, कमर को कमरा ना बनाएं। अगर कमर कमरा बन गई तो आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, दिल की बदआज़मी, वो फालज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश करें कि कमर को कमर रहने दें। यस, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दुआ में याद रखिएगा।